दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, जो कि कक्षा 6 की बुक है। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। ठीक है मित्रों, तो इस पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस पुस्तक का नाम ही है पृथ्वी हमारा आवास। तो इस पुस्तक में सिर्फ पृथ्वी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पृथ्वी और हम हमारे भारत देश के बारे में भी इस इस पाठ्य पुस्तक में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही अधिकतर चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं, इसके इंडेक्स को जान लेते हैं कि इस पाठ्य पुस्तक में हमें किन किन पाठों को पढ़ना है। ठीक है मित्रों, तो आइए जान लेते हैं। ये कुछ इस पुस्तक के प्रयोग के लिए निम्नलिखित बिंदु भारत के सभी मानचित्रों के लिए लागू हैं। ठीक है मित्रों, तो ये मानचित्र के बारे में बता रहा है। भारत के सभी मानचित्रों के लिए आपको मानचित्र कैसे उपयोग करना है। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। तो जैसा इस पुस्तक का नाम है, उसी प्रकार से इस पुस्तक में इसके बारे में डिटेल दी गई है। ये कुछ और अन्य चीज़ें हैं। ठीक है, इनके अलग अलग चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये अमुक है। अमुक मतलब इसमें पुस्तक के बारे में बताया गया है कि ये कैसे है, कि आपको कैसे पढ़ाना है, इसको कैसे बनाया गया। ठीक है, आइए हम हमारी इंडेक्स पे चलते हैं। ये पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति, ये सब इनका नाम लिखा हुआ है। आप चाहें तो अपनी पुस्तक में से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आभार व्यक्त किया हुआ है। हमें जानना है हमारा इंडेक्स मतलब विषय सूची। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये है हमारी विषय सूची। इसमें हम कौन कौन से चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो सौरमंडल में हमारी पृथ्वी कहाँ पर है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक, तो इसमें भी सिर्फ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पाठ्य पुस्तक का नाम ही है पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही बात होने वाली है। आपको पृथ्वी के बारे में सारी जानकारियाँ इस पुस्तक में मिलेंगी। इसके बाद मिलेगा आपको क्या है अगला पाठ, ग्लोब। ठीक है, हम इसके बाद जानेंगे ग्लोब के बारे में, जिसमें हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में मालूम चलेगा। फिर उसके बाद पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है। फिर मानचित्र के बारे में जानने मिलेगा। फिर उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, हम पृथ्वी के जितने भी परिमंडल होते हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, तो पृथ्वी के स्थल पर पाए जाने वाले चीज़ों के बारे में, स्थल आकृतियों के बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम पाठ 7 रहेगा हमारा देश भारत, और फिर पाठ 8 रहेगा जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो यहाँ पे भी हम भारत के जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पे ये परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 दिए हुए हैं। इनमें भी कुछ ना कुछ जानकारी हमें जानने को मिलेगी। ठीक है मित्रों, तो आइए आज हम पढ़ते हैं हमारा पाठ 1। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं हम पाठ 1 पे। तो ये है हमारा पाठ 1, जिसे हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, और जानेंगे हमारे सौरमंडल के बारे में, और सौरमंडल में भी हम सब पृथ्वी के बारे में इस अध्याय में जानेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सूर्य अस्त के बाद आकाश में देखना कितना सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना, क्षमा कीजिए, हाँ, अब आइए अब पढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। तो मित्रों, कभी आपने सूर्य अस्त के बाद आकाश में देखा है? आपको बहुत ही अच्छा आकाश दिखाई देगा। आकाश में पहले एक दो चमकते बिंदु ही दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी रात होती जाती है, सूर्य अस्त जैसे जैसे होता जाता है, उसके बाद आपको इन चमकती हुए बिंदुओं का संख्या बढ़ती जाएगी। पहले तो आप इन्हें गिन पाएंगे, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या
बढ़ती जाएगी और अब उनको गिनना आसान नहीं होगा, मतलब आप उन्हें फिर नहीं गिन सकते। ठीक है। संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा आकाश क्या है, इन छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश हीरों से जड़ा हो। ठीक है, इसमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ठीक है, वे बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप चंद्रमा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो किस प्रकार से चमकता है। वो सिर्फ चमकता है। ठीक है, वो स्थिर रहता है और वो कोई टिमटिमाहट नहीं दिखेगी। टिमटिमाना आप समझ रहे होंगे, जैसे आपके यहाँ अगर सीरीज़ आप जानते हैं, हम दीपावली पे या कोई त्यौहार होता है तो हम उसमें सीरीज़ को डाल लेते हैं। वो छोटी छोटी सी लाइट होती है जिन्हें हम डालते हैं, तो वो बार बार बंद चालू होती हैं, तो वही होता है टिमटिमाना। टिमटिमाना थोड़ी स्लो होता है। तो हमारा चंद्रमा टिमटिमाहट नहीं है। ठीक है, हमारा चंद्रमा क्या है, स्थिर रूप से चमकता है। मतलब आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं टिमटिमाने की, जैसे हम रात्रि में हमारे घर में लाइट जला लेते हैं तो लाइट जली रहती है एक बार। ठीक है, तो चंद्रमा कुछ इसी प्रकार का होता है कि वो बस एक बार जल गया तो जला रहता है, बार बार बंद चालू नहीं होता। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे टिमटिमाना। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। ठीक है, तो जब आप ये चमकीली वस्तुएं देखते हैं तो उसके साथ हमें चंद्रमा भी दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा समय समय पर अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है, आपने चंद्रमा का अलग अलग समय पर अलग अलग आकार देखा होगा। एक दिन वो आधा होगा, फिर थोड़ी बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर एक दिन वो पूरा गोल हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसी प्रकार से जब वो बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते पूरा गोल दिखाई देता है, तो जिस दिन वो पूरा गोल दिखाई देता है पूर्ण चंद्रमा होता है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, जिस दिन वो चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। और फिर इसके 15 दिन बाद धीरे धीरे वो पहले दिन, दूसरे दिन, फिर धीरे धीरे घटते घटते वो एक दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो वो क्या कहलाती है, अमावस्या कहलाती है। चंद्रमा जब बिल्कुल चंद्रमा नहीं होता है तो वो अमावस्या कहलाती है। इसे क्या, नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, जिस दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ये क्या है, हर 15 दिन में ऐसा होता है। हर 15 दिन में हमें वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो और पूर्ण चंद्रमा हमें महीने में सिर्फ एक ही बार दिखाई देता है। ठीक है, तो जिस दिन अमावस्या होगी आप देखेंगे उस दिन आसमान आपको और भी साफ दिखेगा। अब आप और भी अच्छी तरीके से आकाश का अवलोकन कर सकते हैं और भी बहुत सी टिमटिमाने वाली चीज़ों को देख सकते हैं। आपको और भी अन्य तारे बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से दिखेंगे। ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? तो मित्रों, आपको क्या होता है आसमान में जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा आश्चर्य होता है कि हम दिन के समय इन छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? तो देखिए क्या होता है, दिन के समय में सूर्य का अत्यधिक प्रकाश होता है। सूर्य का जो तेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम उस सूर्य के तेज प्रकाश के कारण ही हम आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को नहीं देख पाते। ठीक है मित्रों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि वो आकाश में चमकने वाली चीज़ें जो होती हैं वो उस तेज प्रकाश के कारण उसमें छिप जाती हैं। ठीक है मित्रों, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न हमारा बनता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंड किसे कहेंगे?
सूर्य, चंद्रमा और आकाश में दिखने वाली सभी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। यदि आपको इस प्रकार से प्रश्न आता है कि खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो आप क्या लिख देंगे? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती दिखाई देती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ठीक है। अब आप बहुत से खगोलीय पिंड को देखते होंगे, तो देखिए आपको तो वो सभी दूर से आप उन्हें देख रहे हैं, इसलिए वो आपको छोटे दिखाई देंगे, लेकिन वो आकार में असल में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। तो कुछ उनमें से कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार में बहुत बड़े एवं गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है। ये खगोलीय पिंड कैसे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है मित्रों। तो इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। सूर्य एक तारा है। ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सूर्य एक क्या है? तारा है। ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे कोई तारा पूछेगा तो आप तारा किसे कहते हैं, तो आप उसकी परिभाषा इसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े तथा गर्म होते हैं, इनकी अपनी स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। ये गैसों के बने होते हैं और अत्यधिक बहुत बड़ी मात्रा में स्वयं से ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। और क्या लिख देंगे? सूर्य एक तारा है। ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, ये आइए कुछ करके सीखें। ठीक है मित्रों। तो ये करने की गतिविधि है, ये गतिविधि है एक, इसे हमें करना होगा। तो इसे मैं किसी और वीडियो में अलग से सेपरेट में वो वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं आपको ये गतिविधि करके दिखाऊंगा। ठीक है। जिससे आप कुछ और भी सीख सकें। ठीक है। देखिए मेरी ये जो वीडियोज़ हैं, जो मैं ये ला रहा हूँ कक्षा 6 की, इसके बाद मैं कक्षा 7 की भी लाऊंगा और मैं विज्ञान की भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है मित्रों। रेगुलर वो आपको उनकी वीडियो देखने को मिलेंगी, विज्ञान की कक्षा 6 की। तो ये जो मेरी वीडियो हैं, ये कक्षा 6 के विद्यार्थी के लिए, क्लास 6 का जो स्टूडेंट है हिंदी मीडियम का, उसके लिए तो ये यूज़फुल है ही। साथ में जो भी स्टूडेंट्स हैं और भी दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है। बहुत ही उपयोगी होंगी आपको। अगर आपको कुछ भी नहीं पता पृथ्वी के बारे में, बेसिक भी नहीं जानते कि भूगोल होता क्या है, तो आपको मेरी इन वीडियो से समझने में आसानी होगी। ठीक है। क्योंकि ये वीडियो पूरी बेसिक से हैं, तो आप कृपया इन्हें पूरा देखें। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा पार्ट समझाऊंगा, इसलिए ये बड़ी हो सकती हैं। ठीक है। तो कृपया इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप भूगोल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम। रात के समय चमकती हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। तो आप रात में जितने भी तारे देखते हैं वो सूर्य के समान ही हैं, लेकिन ये हमसे बहुत अधिक दूर होने हैं। ठीक है। ये क्या है? ये सारे तारे हमसे बहुत अधिक दूर हैं, इसलिए हम इनकी ऊष्मा महसूस नहीं कर सकते। ठीक है। और ये हमें अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है, ये हमारे थोड़ी पास में है। ठीक है। ये क्या है? थोड़ी पास में है, इसलिए हम इसकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस कर पाते हैं। अब सोचकर देखिए, सूर्य के समान ही और भी बहुत से तारे हैं, लेकिन वो हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। अब आप कहेंगे कि ये छोटे क्यों दिखाई देते हैं, तो ये सीधी सी बात है कि वो हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। जैसे आप और उदाहरण के लिए लीजिए, आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हुई है, ऊपर जाके आप जो बहुत ऊंची बिल्डिंग हो, 5-6 मंजिल की बिल्डिंग हो, तो आप किसी बड़े के साथ जाइए और ऊपर खड़े होके देखिए। तो आप जब नीचे देखेंगे तो आपको एक ट्रक या आदमी या नीचे चलने वाली सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देंगी।
तो आप चीज़ों से जितने दूर जाते जाएंगे आपको वो चीज़ उतनी ही छोटी दिखाई देगी। ठीक है मित्रों, आइए अब आगे पढ़ते हैं। रात्रि के समय, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो रात में आप ध्यान से, जब आकाश पूरा स्वच्छ हो, मतलब जिस दिन चंद्रमा भी ना निकला हो, उस दिन आप आकाश को बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको बहुत सी आकृतियां देखने को मिल जाएंगी। आप इन आकृतियों को स्वयं भी बना सकते हैं। तो ये जो तारों का समूह होता है, विभिन्न तारों का समूह, इसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, तो आप बता पाएंगे विभिन्न तारों के समूह, ठीक है, या तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ नक्षत्र मंडलों के नाम नीचे दिए हुए हैं, जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर। ठीक है, ये कुछ नक्षत्र मंडल हैं। ठीक है, इस प्रकार एक नक्षत्र मंडल है, ये भी एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचाने जा सकने वाला नक्षत्र मंडल क्या है? सप्तऋषि तारामंडल है। ठीक है मित्रों, सप्तऋषि तारामंडल है। ठीक है, तो यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार एवं पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों एवं ग्रह नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ठीक है मित्रों, प्राचीन भारत के क्षमा कीजिए, प्राचीन समय में लोग प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दिखाता है, उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो आप उत्तर दिशा में देखेंगे तो आपको एक तारा दिखेगा, ध्रुव तारा। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर होता है और यह अन्य तारों से बहुत ही तेज चमकता है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। अगर आपको इसकी स्थिति को समझना है तो आप क्या देखेंगे? आप सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आइए इसे हम चित्र 1.1 में देखते हैं और देखिए किस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो देखिए, ये है सप्तऋषि तारामंडल। आप जब इसका यहाँ से ये शुरू होती है और यहाँ पे ये आके एंड हो जाती है, तो अंतिम जो तारे हैं उनकी ही सीधी लाइन में देखेंगे, आप सीधे लाइन में देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा। ये है क्या? सप्तऋषि तारामंडल के आखिरी 2 तारे संकेतिक तारे का काम करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिशाएं बताई गई हैं। ठीक है, ये इस तरफ उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम, और नीचे है दक्षिण दिशा। ठीक है मित्रों, तो आप आज रात को देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप रात में देख रहे हैं वीडियो तो आप तुरंत जाके भी रात में देख सकते हैं। अगर आप दिन में देख रहे हैं वीडियो को तो आपको रात का इंतज़ार करना होगा। ठीक है, तो अगर आप रात में देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पाठ को अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो अध्याय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस अध्याय को पढ़ते समय आप रात में ही बैठ के अवलोकन करते हुए पढ़िए। आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और आप आसमान का अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे। तो इस सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि तारामंडल के संकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। ठीक है मित्रों, जो मैंने आपको अभी चित्र में समझाया वही इधर पे लिखा हुआ है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रह किसे कहते हैं। तो आप ग्रह किसे कहते हैं इसमें क्या लिखेंगे?
ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे प्रकाश एवं ऊष्मा तारों से लेते हैं। ठीक है मित्रों, उनकी प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करते हैं? तारों से प्रकाशित होते हैं और वे अपनी ऊष्मा तारों से प्राप्त करते हैं। ऐसे पिंडों को क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट कहा जाता है। अंग्रेजी में ग्रह को क्या कहा जाता है? प्लैनेट कहा जाता है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। ठीक है, ये जो प्लैनेट शब्द है ये किससे बना है? प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। ठीक है मित्रों, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य है। इसी से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो आप देखते होंगे जिस प्रकार से चंद्रमा चमकता है उसी प्रकार से आपको पृथ्वी चमकती हुई प्रतीत होगी अगर आप इसे चंद्रमा से देखेंगे। ठीक है मित्रों, आइए अब आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य दिया हुआ है, आइए इसे पढ़ लेते हैं। रोचक तथ्य क्या है? पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो जो हमारा क्या है? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के इन तीनों ग्रहों के चारों ओर कुछ छल्ले बने हुए हैं। ठीक है, तो ये छल्ले क्या हैं? ये बहुत से छोटे छोटे पत्थरों, ठीक, छोटे छोटे पिंडों, गैसों, इन सभी का समूह है। तो इन्हें कैसे देखा जा सकता है? इन्हें हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। ये दूरबीन बहुत ही शक्तिशाली होती हैं जिसके द्वारा इन्हें देखा जाता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये है हमारा सौरमंडल का चित्र। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सौरमंडल का एक चित्र है जिसे हम अभी समझने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो इसमें हम जानेंगे कि सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह किस प्रकार से है और किस नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ग्रह आता है कौन सा? बुध। ठीक है, सबसे पहला ग्रह बुध, ये हमारा सूर्य है, हमारे सौरमंडल का मुखिया। इसके पहले सबसे पहले यहाँ पे बुध आता है। अब देखिए बुध बुध सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है मित्रों, फिर इसके बाद आता है शुक्र। ये है शुक्र। ये यहाँ पे ये जो नीचे लिखी हुई है ये दूरी है, किसमें? मिलियन में ये दूरी दी हुई है। ठीक है, ये है 108 मिलियन दूर है सूर्य से। कौन? शुक्र। ठीक है, उसके बाद आता है पृथ्वी। ठीक है, क्या आता है उसके बाद में? पृथ्वी आता है। ठीक, तो ये पृथ्वी कितना है? 150 मिलियन दूर है। ठीक है, ये सारी दूरियां किलोमीटर में दी हुई हैं। ठीक, फिर आता है मंगल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स बोलते हैं। ये है 228 मिलियन दूर है। ठीक, फिर ये मंगल और बृहस्पति, ये हो गया मंगल और ये हो गया बृहस्पति, तो इनके बीच में ये एक पट्टी बनी हुई है। ये क्या है? ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, ये किसकी पट्टी है? ये क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है। ठीक है, तो ये हमारा बृहस्पति है जिसे इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। ये आप ये धब्बा देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये पिक्चर में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसलिए ये धब्बा यहाँ पे है। ये कोई ग्रह नहीं है, ये बस ऐसे ही धब्बा ये आ गया है, पिक्चर की मिस्टेक है इस कारण से। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये नीचे हम आते हैं तो ये शनि है। ये क्या है? यहाँ पे ये शनि है। ये कितनी दूर है? उसके पहले जुपिटर देख लें। ये जुपिटर है हमारा, जुपिटर मतलब बृहस्पति। तो यह सूर्य से कितनी दूर है? 778 मिलियन किलोमीटर। ठीक है मित्रों, फिर इसके बाद आते हैं शनि पे। तो फिर आता है शनि।
छठवें नंबर पे क्या आता है, शनि। ठीक है मित्रों, तो शनि कितनी दूर है, 1427 किलोमीटर दूर है सूर्य से। ठीक है, इसके बाद आता है यूरेनस। ठीक है मित्रों, ये यूरेनस आता है किसके बाद में, शनि के बाद में यूरेनस आता है। ठीक है, तो देखिए यूरेनस कितनी दूर है, 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है मित्रों, फिर उसके बाद में नेपच्यून, उसके बाद यूरेनस के बाद क्या आता है, नेपच्यून, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये है हमारा नेपच्यून। देखिए, ठीक है मित्रों, ये है हमारा नेपच्यून, ये है नेपच्यून। ये कितनी दूर है सूर्य से, ये है 4496 किलोमीटर दूर है, किससे, सूर्य से। ठीक है मित्रों, अब आइए नीचे यहाँ पे कुछ और जानकारी दी हुई है जिसे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये 4 ग्रहों के बारे में जानकारी दी हुई है। इन 4 ग्रहों को क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। ठीक है मित्रों, क्या होते हैं, 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हो गए, सूर्य के आंतरिक ग्रह होते हैं जो सूर्य के बहुत ही नज़दीक होते हैं, और ये कैसी प्रकृति इनकी होती है, चट्टानी प्रकृति होती है, मतलब ये चट्टान से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये कैसे किससे बनते हैं, चट्टानों से मिलके बनते हैं। आंतरिक ग्रह ठोस होते हैं। ठीक है, इन्हें हम ठोस ग्रह भी कह सकते हैं। और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं, तो बाह्य ग्रह में ये 4, इसके बाद बाह्य ग्रह। ठीक है, ये क्या है, ये बाह्य ग्रह हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, ये 4 हैं, 4 हमारे बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। ठीक है, तो ये बाह्य ग्रह हैं, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं एवं ये गैस एवं तरल पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है मित्रों, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब आइए इनके बारे में जानते हैं। और ये बुध के बारे में और कुछ जानकारी दी हुई है जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए, जो बुध है वह सूर्य की परिक्रमा कितने 88 दिनों में कर लेता है। ठीक है मित्रों, और अपने अक्ष पे घूर्णन कितने दिन में कर लेता है, 59 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन कर पाता है। तो देखिए, परिक्रमण और घूर्णन में थोड़ी सा अंतर है। परिक्रमण आप समझिए, मान लीजिए ये आपको एक गोल दिख रहा है, यहाँ पे ये गोला, ये हमारा थोड़ी सा यहाँ पे यूज़फुल है। तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये गोल वस्तु है, अब मान लीजिए ये सूर्य है, अब इसका बुध परिक्रमण कर रहा है। परिक्रमण मतलब इसके चारों तरफ इस प्रकार से घूमना। ठीक है, तो ये है परिक्रमण, इसकी कक्षा, परिक्रमण कक्षा है, मतलब ये इस प्रकार से इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा, तो ये क्या कहलाएगा, परिक्रमण। इस तरीके से इसके किसी भी वस्तु के चारों ओर घूमना। ठीक है, किसी भी वस्तु के चारों ओर अगर घूम रहे हैं तो वो कहलाता है परिक्रमण। और घूर्णन क्या कहलाता, मान लीजिए ये वस्तु है, ये अपनी ही जगह पे इस प्रकार से ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका घूर्णन कहलाएगा। ठीक है, आपने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से लट्टू अपनी ही जगह पे घूमता है उसे ही कहते हैं अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। तो बुध अपने अक्ष पर कितने दिन में घूम पाता है, 59 दिनों में। ठीक है, तो आप परिक्रमण और घूर्णन में अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, और सूर्य का परिक्रमण कितने दिनों में करता है, 88 दिनों में। इसी प्रकार से शुक्र कितने दिनों में परिक्रमण कर पाता है, तो 255 दिनों में। ठीक है मित्रों, 255 दिनों में सूर्य परिक्रमण कर पाता है। और अपने ही अक्ष पे कितने दिन लगाता है, 243 दिन लगाता है अपने ही अक्ष पे घूमने में क्षमा कीजिए शुक्र। इसके बाद पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य का परिक्रमण करती है, 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है। और अपने ही अक्ष पे कितने दिनों में घूर्णन करती है, 1 दिन में। ठीक है, और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, पृथ्वी का 1 चंद्रमा है। अब इसके बाद मंगल, तो मंगल कितने दिनों में परिक्रमण कर पाता है, 287 दिनों में वह घूम पाता है सूर्य के चारों ओर।
और अपने ही अक्ष में एक दिन में घूर्णन पूरा कर लेता है। और इसके चंद्रमा कितने हैं? 2 हैं। ठीक है मित्रों, इसके कितने चंद्रमा है? 2 चंद्रमा है। इसके बाद अब बृहस्पति पे आते हैं। 5वां ग्रह है हमारा बृहस्पति, सूर्य से दूरी के क्रम में। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूम पाता है? ये लेता है 11 साल 11 महीने, लगभग कितना समय लेता है मित्रों? लगभग 12 साल का समय लगाता है यह सूर्य के चारों ओर घूमने में। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको 12 साल लगते हैं और अपने ही अक्ष पे ये 9 घंटे 56 मिनट में घूम लेता है। ठीक है, 9 घंटे 56 मिनट में यह अपने ही अक्ष पे घूम लेता है। इसकी चंद्रमा की संख्या है 53। ठीक है, कितनी है इसकी चंद्रमा की संख्या? 53 है। इसके बाद शनि कितने दिनों में घूम पाता है अपने ही अक्ष पे? समझ कीजिए, सूर्य का परिक्रमण कितने दिनों में कर पाता है शनि? 29 साल 5 महीने। ठीक है, तो 29 साल 5 महीने लगते हैं इसको सूर्य का परिक्रमण करने में। और यह अपने ही अक्ष में 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है। अक्ष का घूर्णन कितने घंटे में कर लेता है? 10 घंटे 40 मिनट में। ठीक है, और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? लगभग 53। ठीक है, इसकी चंद्रमा 53 है। ठीक है मित्रों, कितने चंद्रमा है इसके? 53 है। ठीक है, इसे इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। ये आपकी हमारी जो परीक्षाएं होती हैं, एसएससी हो गई, यूपीएससी हो गई, उनमें कभी कभी इन प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। ठीक है मित्रों, और कभी कभी कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हमें याद रखना और जानना ज़रूरी है। अब यूरेनस कितने दिनों में ये सूर्य का परिक्रमण कर पाता है? 84 साल। इसको कितने साल लगते हैं? 84 साल लगते हैं यूरेनस को परिक्रमण करने में। और अपने ही अक्ष पर यह 17 घंटे 14 मिनट में घूम पाता है। कितनी देर लगती है इसको अपने अक्ष पे घूमने में? 17 घंटे 14 मिनट। ठीक है मित्रों, 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। इसके चंद्रमा कितने हैं? 27 है लगभग। यूरेनस के चंद्रमा है 27। ठीक है, अब देखिए नेपच्यून कितने दिनों में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर पाता है? तो 164 साल लगते हैं इसे सूर्य के चारों ओर घूमने में। ठीक है मित्रों, और अपने ही अक्ष पे यह कितनी देर में घूम लेता है? 16 घंटे 7 मिनट में यह अपने अक्ष पे घूम पाता है। इसकी चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा शॉर्ट में। ठीक है, संक्षिप्त में ये जानकारी थी हमारे सौरमंडल के बारे में। आगे की कक्षाओं में हम हमारे सौरमंडल को और भी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो उन कक्षाओं में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी जानने को मिलेगी। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा। ठीक है, आप आसमान में देखते होंगे तो आपको चंद्रमा दिखाई देता होगा। तो यह एक उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है? ये हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, जो चंद्रमा है यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है मित्रों, तो जो 7 अन्य ग्रह थे उनके बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी अभी प्राप्त की थी। ठीक है मित्रों, इस चित्र के द्वारा मैंने आपको उसके बारे में सारी जानकारी दी थी। ठीक है, ये हमारा सौरमंडल का चित्र है। अगर आपके पास पुस्तक रखी है तो आप इसका अध्ययन स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये उसका चित्र है जो कि मैंने अभी आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको ग्रहों का वर्गीकरण भी किया था। अब आइए यहाँ पे कुछ जानकारी इन बॉक्सों में कुछ जानकारी दी है। सौरमंडल के बारे में पढ़ने से पहले हम इसे भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, क्या आप जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कुछ जानने की बात की गई है। तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक है, तो रोम की जो पौराणिक कहानियाँ हैं उसे
उसमें क्या सूर्य को क्या कहा जाता था, सोल देवता। ठीक है, शौर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए। ठीक है, तो जैसे सौर्य शब्द से सौर्य के साथ मंडल का उपयोग किया तो सौर्य मंडल बन गया। सौर्य के साथ हम परिवार का यूज कर देंगे तो सौर्य परिवार बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम सौर्य के साथ पैनल उपयोग कर देंगे तो सौर्य पैनल बन जाएगा। ठीक है, सोलर रूफ टॉप। ठीक है मित्रों, जो सोलर पैनल होता है वो लगता है, ठीक है, उसी को कहते हैं, उसे हम सौर्य पैनल भी कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, अब शब्द की उत्पत्ति, तो यहाँ पे ये बच्चा क्या समझा रहा है हमें, शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। ठीक है, अक्सर वे दूसरी भाषाओं में, देखिए फिर से पढ़ते हैं, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो जिस प्रकार से कुछ शब्दों का उपयोग हम हमारी भाषा में करते हैं, लेकिन कभी कभी वो शब्द ऐसे भी हो सकते हैं कि वो हमारी भाषा की ना होके किसी दूसरी भाषा से लिए गए हों। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ठीक है मित्रों, तो जो जियोग्राफी उसका अर्थ है क्या, पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है लिखना। ठीक है, आइए पृथ्वी से संबंधित अन्य और अधिक जाने। तो देखिए यहाँ पे जियो के साथ लॉजी जुड़ा तो क्या बनेगा, जियोलॉजी बनेगा। ठीक है, जियोलॉजी मतलब हुआ पृथ्वी का अध्ययन। फिर इसके बाद है जियोमेट्री, तो जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का मापन। ठीक है, फिर इसके बाद है जियोलॉइड। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, जियोलॉइड मतलब जियोइड। ठीक है, तो जियोइड मतलब पृथ्वी के आकार का अनुकरण। ठीक है, अब क्या है, क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ और मिल गई कि खगोल शास्त्री किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, खगोल पिंडों एवं उनकी गति का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए हम हमारा अध्याय पढ़ते हैं। ये थी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो कि इसी अध्याय में दी हुई थी। अब आइए जानते हैं सौरमंडल के बारे में, जिसे मैंने अभी आपको चित्र के द्वारा समझाया था, तो उसी की कुछ जानकारी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है मित्रों, देखिए आपको इन अध्यायों में सिर्फ अधिकतर पृथ्वी के बारे में बात की जाएगी, ना कि अन्य ग्रहों के बारे में। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ पृथ्वी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस पुस्तक का ही नाम है, क्या नाम है, पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही, कक्षा 6 के भूगोल में हम सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आइए जानते हैं सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल किससे मिलके बनता है या सौरमंडल किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये होगा, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। ठीक है मित्रों, अब आइए सूर्य के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सूर्य, तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है, तो जो सूर्य है हमारा वो बहुत ही विशाल है और किससे बना है, गैसों से मिलकर बना है। ये गैस कैसी हैं, ये गैस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, अभिक्रिया करके ये गैसें ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, जिनके कारण प्रकाश भी होता है।
इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। तो जो सूर्य का खिंचाव है वही खिंचाव हमारे सौरमंडल को आपस में बांध कर रखता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। ठीक है मित्रों, देखिए सूर्य की रोशनी जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा और तेज, यह बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है मित्रों, ठीक है, तो इसके हम जितने ज़्यादा नज़दीक जाएंगे हमें उतनी ही ज़्यादा इसकी उस तेज को महसूस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, देखिए जब हम पृथ्वी पे होते हैं तब जब हम इसकी ऊष्मा को देखते हैं, ठीक है, देखते नहीं मतलब इसकी ऊष्मा को जब हम महसूस करते हैं तो हमें कितनी तेज़ लगती है, जबकि यह इसकी असल ऊष्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा दूर है हमसे, इसलिए हमें इसकी पूरी तपिश महसूस नहीं होती। अब आप इतनी कम तपिश से ही हमें कितना ही अधिक गर्मी लगती है। ठीक है, कितना हमें उस गर्मी को हम सहन नहीं कर पाते, जबकि हम उस हमारे सूर्य से हम कितनी दूर हैं फिर भी हम उसकी ऊष्मा को बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम अपने अंदर घरों में आ जाते हैं। ठीक है मित्रों, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। तो देखिए कितने दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है मित्रों, तो सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर है। इसे हम 15 मिलियन किलोमीटर दूर भी कह सकते हैं। अब आइए ग्रह के बारे में जानते हैं। देखिए आप इस चीज़ को याद रखिए कि आपको ये पूछा जा सकता है कि सूर्य है जो वो पृथ्वी से कितनी दूर है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है, तो आप क्या जवाब देंगे? 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये अभी किलोमीटर में है, आपको मैं प्रकाश वर्ष में भी इसकी दूरी बताऊंगा। जो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी है उसे हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ठीक है मित्रों, मापते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। तो आप इन्हें ऐसे ही याद कर लीजिए। अगर आपको ये इस प्रकार से याद नहीं होते हैं तो यहाँ पे ये कुछ ट्रिक दी हुई है जिसके माध्यम से आप इनके शब्दों को याद कर सकते हैं, इन ग्रहों को याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये आसान होना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है याद करना, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है मित्रों, इसे ही आप 4-5 बार पढ़ लीजिए तो आपको ये याद हो जाएगा। अब देखिए ये जो सारे ग्रह होते हैं ये एक निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो जिस रास्ते पे ये चक्कर लगाते हैं वो रास्ता कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है, तो ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ होता है यह उनकी कक्षा कहलाता है। ठीक है, जो ग्रह जिस आकृति में, एक निश्चित आकार में, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। ठीक है, बुध है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में लगा लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि शुक्र को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है? पृथ्वी का। ठीक है, या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन से 2 जुड़वा ग्रह के रूप में जाने जाते हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? शुक्र एवं पृथ्वी। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका आकार एवं आकृति लगभग समान है। अब आप ये भी बता सकते हैं कि इन्हें जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका आकार एवं आकृति समान है। ठीक है, देखिए अभी तक जो 8 ग्रह हैं इनमें एक और ग्रह था। ठीक है, इसके पहले इनमें एक और ग्रह था जो था प्लूटो। ठीक है, एक और ग्रह था प्लूटो था, इसे भी पहले ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि प्लूटो को
क्या करेंगे, इससे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लूटो को और एक और अन्य खगोलीय पिंड था 2003 यूवी 213 और एक और था सिरस। ठीक है, तो ये भी खगोलीय पिंड थे जिन्हें क्या कहा गया, बौना ग्रह। ठीक है, प्लूटो को मिला के इन तीनों को बौना ग्रह कहा गया। तो अब आपको एक और प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं कि बौना ग्रह कौन होता है। ठीक है, तो देखिए ग्रहों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो यदि ग्रह उन्हें पूर्ण कर रहे हैं तो हम उन्हें ग्रह कहेंगे। ठीक है, ग्रह की कुछ विशेषताएं होती है जिनके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि किसे ग्रह कहेंगे और किसे हम बौना ग्रह कहेंगे। ठीक है मित्रों, तो अगर वो खगोलीय पिंड उन विशेषताओं को पूर्ण नहीं करता तो उसे हम बौने ग्रह में रखेंगे। ठीक है, देखिए अलग अलग खगोलीय पिंडों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं और इस प्रकार उन्हें अलग अलग श्रेणी में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे कि तारा, तो तारा की कुछ अलग विशेषता है, ग्रह की कुछ अलग विशेषता है। इसी प्रकार से हर एक खगोलीय पिंड की अपनी अलग अलग विशेषता होती है और उसे उस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। क्या आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे फिर एक और बॉक्स दिया है, इसमें भी कुछ हमें जानने को मिलेगा। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब आप सोच सकते हैं, मतलब इसका मतलब है 3 लाख किलोमीटर वो 1 सेकंड में पहुंच जाता है, क्या, प्रकाश। फिर भी इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न बनेगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप क्या जवाब देंगे, 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे पृथ्वी के बारे में। ठीक है, अभी हमने जान लिया था कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है मित्रों, हमने यहाँ पे जाना था कि ये देखिए यहाँ पे जाना था, इसे याद रखिए आप। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो इसे आप ध्यान रखिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी का कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है मित्रों, देखिए मैं आपको आकार के आधार पर भी ग्रहों का वर्गीकरण बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है वह ध्रुवों पर कैसी है, वह ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, वह ध्रुवों पर कैसी है, थोड़ी सी चपटी है। इसी कारण इसके आकार को क्या कहते हैं, भू-आव कहते हैं। भू-आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है मित्रों, तो जो हमारी पृथ्वी है वो चारों ओर से गोल नहीं है, पूर्णतः गोल नहीं है। ठीक है, इसलिए उसके आकार को भू-आव कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा, गोल नहीं, भू-आव है। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो कभी गर्म है, ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पर पानी, वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है मित्रों, तो इन सभी विशेषताओं के कारण पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है, हमारे सौरमंडल का। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। ठीक है मित्रों, तो जो हमारी पृथ्वी है उसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए यह नीली रंग की दिखाई देती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं चंद्रमा के बारे में। ठीक है मित्रों, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ और बॉक्स दिए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। रोचक तथ्य, ये रोचक तथ्य क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है,
मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। तो नहीं मित्रों, अभी तक कोई भी भारतीय चंद्रमा पे नहीं गया है। ठीक है, बस अगर आपका ऐसा प्रश्न आता है कि सब पहले व्यक्ति कौन थे जो चंद्रमा की सतह पे गए, तो आप बताएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, और कब गए थे, तो आप बताएंगे 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, अब आइए यहाँ पे कुछ और जानकारी दी गई है। उपग्रह, तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है मित्रों, तो उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है जैसे कि ग्रह सूर्य के लगाता है। अब इसके बाद है मानव निर्मित उपग्रह। तो मानव निर्मित उपग्रह क्या है? मानव निर्मित एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम है इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। ठीक है, तो ये कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न उपकरणों के काम आते हैं। ठीक है, अब आइए चंद्रमा के बारे में जानते हैं। तो हमारी पृथ्वी के केवल कितना एक उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है मित्रों, कितना है? जितना पृथ्वी का व्यास है उससे 1/4 है, मतलब चौथा भाग है चंद्रमा का व्यास। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, देखिए चंद्रमा इतना बड़ा, कितना बड़ा, हमें बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा है जो हमें बहुत बड़ा प्रतीत होता है। ठीक है, चंद्रमा क्या है, हमें बहुत बड़ा प्रतीत होता है। तो यह हमें बहुत बड़ा प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक नज़दीक है, पृथ्वी से बहुत पास में है, पृथ्वी के बहुत पास में है, इसलिए इतने नज़दीक होने के कारण ही यह हमें बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, और बाकी के जो अन्य खगोलीय पिंड है वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो इसकी चंद्रमा पृथ्वी से कितने दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप इसकी तुलना सूर्य और अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना आप कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप इसे कर लीजिए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी थी? 15 करोड़ किलोमीटर थी। ठीक है मित्रों, कितनी थी? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी थी। अब आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि यह कितनी होगी। तो लगभग 14 करोड़ के आसपास अंतर आएगा। ठीक है मित्रों, कितना अंतर आएगा? 14 करोड़ के आसपास इसका अंतर आएगा। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं इसका अंतर और घटा के इसमें देख सकते हैं और उसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा सकता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष का भी चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो जितने दिन में यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतने ही दिन में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसके सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूर्णिमा हो तो आप ध्यान से चंद्रमा को देखिए तो आपको चंद्रमा पे बहुत से बड़े बड़े धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये चित्र बना है किसका? क्षुद्र ग्रह का। ठीक है मित्रों, ये किसका चित्र है? क्षुद्र ग्रह का चित्र है। अब आइए हम क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। तो देखिए तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको
चित्र में जब मैं सौरमंडल के बारे में चित्र के द्वारा समझा रहा था तो उसमें मैंने आपको क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बारे में बताया था। ठीक है, आइए फिर से हम उस चित्र को देख लेते हैं 1.2 में। ठीक है, तो ये रहा हमारा वो चित्र, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। तो ये रहा हमारा बृहस्पति, ये है बृहस्पति। ठीक है मित्रों, और ये है मंगल। तो इनके बीच में ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी गई हुई है। ठीक है मित्रों, तो आइए वापस से हम चलते हैं हमारे नीचे टॉपिक पे। तो आप क्षुद्र ग्रह समझ गए होंगे कहाँ पे किस प्रकार से ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों के टूटने से अलग अलग हो गए। ठीक है मित्रों, तो ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये पहले ग्रह का भाग थे लाखों वर्षों पहले। ठीक है, करोड़ों लाखों वर्षों पहले ये ग्रह जैसे कि हमारा पृथ्वी ग्रह है उसी प्रकार से जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो कुछ ग्रह फूट भी गए। ठीक है, टूट भी गए, कुछ में विस्फोट हो गया। तो विस्फोट के कारण ये क्या हो गए, वही ग्रह छोटे छोटे पत्थरों में बट गए। ठीक है, तो इन्हें ही अब क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। फिर उल्कापिंड, अब उल्कापिंड के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक है मित्रों, ये उल्कापिंड कभी कभी क्या होते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं। अब पृथ्वी के वायुमंडल में वायु होती है, अब वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये जो उल्कापिंड होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और गर्म होके जल जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल में ही जल जाते हैं। इसके फलस्वरूप एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड इतना बड़ा होता है कि वह हवा में नहीं, पूर्ण रूप से नहीं जल पाता। ठीक है, तो अब वो जलेगा नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी पर आके गिर जाएगा और फिर उससे क्या होगा, बहुत ही तीव्र गति से गिरने के कारण उससे पृथ्वी पे गड्ढा बन जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली एक सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता दिखाई देता है? आपने कभी देखा है ऐसा रास्ता? देखिए यहाँ पे ये चित्र में बताया गया है, इस प्रकार का वो रास्ता रहता है। ठीक है मित्रों, ये यहाँ से ये सफ़ेद पट्टी के समान, कभी रात में आप ध्यान से देखिए आपको इस प्रकार का नज़ारा ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चमकदार रास्ते की तरह आपको यह दिखेगा। यह लाखों तारों का समूह है। ठीक है, यह क्या है, लाखों तारों का समूह है। तो इस पट्टी को क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में सफ़ेद प्रकाश की बहती हुई नदी से की गई थी। ठीक है, तो प्राचीन भारत में क्या कल्पना की गई थी कि यह प्रकाश की बहती हुई एक नदी है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है मित्रों, तो ये थी हमारी आज की यह जानकारी जिसके बारे में हमने जाना। ठीक है कि हमने हमारे सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में जाना कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं चलते हैं अभ्यास पे और प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं जो अभ्यास में दिए हुए हैं। आइए उससे पहले यहाँ पे कुछ प्रश्न किए गए हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं?
आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इन तथ्यों पर विचार कीजिए कि इनमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो देखिए, ये जो चित्र बना है इसमें हमारा स्थान बहुत ही छोटा है। हर मनुष्य का स्थान बहुत ही छोटा है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक है। कितना बड़ा ब्रह्मांड है हम जानते भी नहीं है, यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ठीक है। अब इस ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं हैं। अब इस आकाश गंगाओं के अंदर भी ढेर सारे सौरमंडल हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों सौरमंडल इन आकाश गंगाओं के अंदर हैं, ठीक है। जो हमारा सौरमंडल का सूर्य है, इसके जैसे अनेक तारे हमारी आकाश गंगाओं में मौजूद हैं। और उसी के समान जैसी हमारी पृथ्वी है उसी के समान अनेक पृथ्वियाँ इस ब्रह्मांड में और हमारी आकाश गंगा में मौजूद है। अब इतने बड़े क्षेत्र में हम सोचिए हमारा स्थान कितना छोटा है। हम एक छोटे से ग्रह की छोटे से स्थान पर रहते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या जगह है सौरमंडल में। अब आइए अभ्यास पे आते हैं और प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अब पहला प्रश्न है, ग्रह एवं तारों में अंतर क्या है? तो यदि आप ग्रह और तारों के बारे में जानते हैं तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ग्रह के बारे में जानते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको पाठ में बताया था ग्रह क्या होता है, ठीक है। तो आप अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इनके अंतर आसानी से लिख पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ ग्रह और तारों में अंतर। तो ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। अब इसका ही अपोजिट हो जाएगा तारा, ठीक है। तो तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होती है, ठीक है। ग्रह तारों से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ग्रह हैं जो तारों से प्रकाशित होते हैं, जबकि तारों के पास स्वयं का प्रकाश होता है और इनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा होती है। और ग्रह हैं जो वो तारों से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है मित्रों। जो ग्रह होते हैं वो तारों की अपेक्षा छोटे होते हैं, जबकि तारों का आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ग्रह जो तारे हैं वो ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, जबकि ग्रह ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, ठीक है मित्रों। तो इसमें से एक उदाहरण है हमारा सूर्य। तारे का एक उदाहरण क्या है? सूर्य है। और ग्रह हमारे 8 ग्रह के उदाहरण हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस और फिर सबसे आखिरी ग्रह हमारा नेपच्यून है, ठीक है मित्रों। अब इसके बाद सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान से सुनिए, सौरमंडल से क्या होगा, इसका दूसरे वाले का क्या जवाब होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सौरमंडल आप जानते होंगे कि कैसे बना है। तो सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर बना है, ठीक है। अन्य खगोलीय पिंडों में क्या क्या आ जाता है? क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ठीक है। तो इन सभी से मिलकर हमारा सौरमंडल बना है। इसे ही हम सौरमंडल कहते हैं और इसे हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में हमें ग्रहों के नाम लिखना है। तो मैंने आपको अभी इनको उन्हीं की दूरी के क्रम में नाम बताए थे। तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और फिर नेपच्यून, ठीक है। तो ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है। आप इसे आगे पुस्तक में भी जाके देख सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। इसका उत्तर हम जानते हैं कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आप बताइए, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ज़रूर आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है, सुनिए ध्यान से। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जीवन के लिए अनुकूल,
परिस्थितियां पाई जाती हैं। ठीक है मित्रों, हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ पे पानी, वायु उपस्थित है जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। ठीक है मित्रों, ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। ठीक है, जो वायु में जीवन के लिए उपस्थित ऑक्सीजन गैस भी है और जो भी अन्य गैसों की हमारे जीवन में उपयोगिता होती है वो सारी गैसें हमारी पृथ्वी की वायु में उपस्थित है। इसके अलावा अगर हम हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखें तो यह हमें नीली दिखाई देती है। तो यह हमें नीली दिखाई क्यों देती है? क्योंकि इसकी सतह का 2/3 भाग, कितना, 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। ठीक है, हमारी पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए यह हमें अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है और इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये सारी विशेषताएं, ये सभी विशेषताएं हमारे ग्रह को, हमारे पृथ्वी ग्रह को एक अद्भुत ग्रह बनाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसलिए हमारी पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है, ये सारी विशेषताओं की वजह से। ठीक है मित्रों, अब हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? तो सुनिए ध्यान से, क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही दिन में अपना अक्ष पे भी इतने ही दिन में वह चक्कर पूरा कर पाता है। इसी कारण से हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक है मित्रों, इसी वजह से क्या है, हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि यह जितने दिन में पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है उतने ही दिन में यह अपने अक्ष पे घूम पाता है। ठीक है, तो जब तक वो अपना दूसरे अक्ष पे जाएगा, जब तक फिर से वो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो इसी कारण से यह क्रम चलता है। अब ब्रह्मांड क्या है? तो आइए ब्रह्मांड के बारे में समझते हैं। ब्रह्मांड क्या है, सुनिए ध्यान से। जब हम रात्रि के समय आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश की ओर हमें क्या, एक सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है। ठीक है, एक सफ़ेद रंग की आकृति नज़र आती है जो बहुत ही लंबी है। ठीक है, लंबाई में हमें एक आकृति नज़र आती है सफ़ेद कलर की। ये सफ़ेद पट्टी है, ये लाखों तारों का समूह होती है। ठीक है मित्रों, ये जो सफ़ेद पट्टी है यह लाखों तारों का समूह होती है। इसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसे मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? आकाश गंगा पड़ा था। ठीक है, इस आकाश गंगा में करोड़ों तारे होते हैं। ठीक है, करोड़ों तारे, बादल एवं गैस होती हैं। ठीक है, करोड़ों तारे, बादल एवं गैस की प्रणाली होती है। ठीक है, इसमें करोड़ों तारे होते हैं जिसमें से एक हमारा सूर्य भी इस आकाश गंगा का एक तारा है। ठीक है, अब यह एक आकाश गंगा का, जब हमारा सूर्य एक आकाश गंगा का तारा है तो इसी आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सौरमंडल भी इस आकाश गंगा का हिस्सा है। ठीक है, ऐसी कई आकाश गंगाएं हैं और ऐसी कई आकाश गंगाओं में हमारे सौरमंडल जैसे ऐसे कई सौरमंडल हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल जैसे अनेक मंडल मौजूद हैं जिनके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को भी नहीं पता और इस ब्रह्मांड की आकार के बारे में भी इन्हें नहीं मालूम। ठीक है, तो इन्हीं सब को मिला के हमारा ब्रह्मांड बनता है। ठीक है मित्रों, और इस ब्रह्मांड के बारे में, इस ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में वैज्ञानिकों को भी अच्छे से नहीं मालूम, वो भी इसकी खोज में लगे हुए हैं। तो ये हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं सही विकल्प। तो सही विकल्प क्या है? तो देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो किसे कहते हैं? शुक्र को। ठीक है मित्रों, किसको कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा ग्रह? शुक्र को कहा जाता है। देखिए मित्रों, जो भी मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर बताए उसे आप ध्यान से सुन के लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए और समझिए, आपको यहीं के यहीं सारा कुछ याद हो जाएगा। अब सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। ठीक है, बुध, शुक्र
और फिर पृथ्वी, तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी आता है। अब आइए आगे जानते हैं अगला सही विकल्प क्या है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पे घूमते हैं? तो किस प्रकार पे? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं, ठीक है। ध्रुव तारा किस दिशा का ज्ञान होता है ध्रुव तारे से? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है ध्रुव तारे से, ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो देखिए ये पाए जाते हैं मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, ठीक है। तो अब हम खालिस्तान के बारे में बात करते हैं, इसके उत्तर देखते हैं। पहला खालिस्तान है हमारा, खालिस्तान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो पहले में आएगा तारा, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो पहले में आएगा तारों और फिर आएगा तारामंडल। तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है, इसमें आएगा आकाशगंगा, ठीक है मित्रों। खालिस्तान पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो कौन है सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? चंद्रमा, ठीक है मित्रों। तो खालिस्तान तो आप समझ गए होंगे। खालिस्तान सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, तो कौन है सबसे नज़दीक ग्रह? पृथ्वी, ठीक है मित्रों। फिर ग्रह के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ठीक है मित्रों। तो ग्रहों के पास क्या नहीं होता? अपनी स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। तो आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे इसके बारे में, ठीक है मित्रों। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने इस पार्ट को पूरा पढ़ लिया और इसका सारा अभ्यास भी कर लिया, ठीक है मित्रों। इसके मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी बता दिए, सब कुछ मैंने आपको इसका बता दिया है। अब कुछ क्रियाकलाप बचे हैं जो कि हम किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये है आओ कुछ करें, तो इसमें ऐसे मैं आपको किसी और वीडियो में ये सारी चीज़ें करके बताऊंगा, ठीक है मित्रों। जिसकी सहायता से आप अपना और भी कुछ काम कर सकते हैं और भी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो आप इसे ज़रूर पूरा देखें, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।